जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बीपीएससी टीआरई 2.0 के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, ये लेकर आए हैं। और इसमें आपको भाषा जो भाग 1 है भाषा और भाग 2 सामान्य अध्ययन, ये दोनों के प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें आपको भाषा के 30 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको मैथ भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके 70 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 70 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, क्लास 6 to 8 के लिए है। और इसमें आपको जो है सामाजिक विज्ञान में बात करेंगे तो इसमें आपको जो है 40 क्वेश्चन उसमें जीएस के पूछे जाएंगे। वो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में बिना देरी किए हुए। आपका पहला क्वेश्चन है इंग्लिश। पहला क्वेश्चन आप इंग्लिश से शुरू करते हैं। जैसे आपको इंग्लिश के 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका क्वालिफाइंग जो पेपर है, क्वालिफाइंग पेपर होने वाला है। इसमें आपको 30 में से 9 नंबर लाने होंगे, तब आपको भाषा में क्वालिफाई माने जाएंगे। इसलिए आपको जो है इसमें अच्छे से अच्छे थोड़ा सा मेहनत करना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। Which of the following is not a synonym of the word satisfaction? Satisfaction का कौन सा जो है synonym नहीं है? यहाँ पे not लगा है ना, कौन सा नहीं है ये बताना है। Contentment, pride, fulfillment, more than one of the above या none of the above, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं होगा इसका synonym। ये जो है synonym क्या नहीं होगा ये बताना है। Satisfaction, satisfaction मतलब संतुष्ट, एक तरह से संतुष्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राइड। प्राइड मतलब होता है अभिमान। प्राइड का मतलब होता है अभिमान, इसी को क्या कहते हैं, गर्व। ये इसका राइट आंसर है, जो किसका पर्यायवाची नहीं है। फुलफिलमेंट मतलब एकदम भरा हुआ है, संतुष्ट, ये भी सही है। कंटेनमेंट मतलब फुल भरा हो, ये भी। कंटेनमेंट मतलब ये भी हो जाएगा आपका संतुष्ट से परे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर। आई वाज प्लीजेंटली सरप्राइज बाय द माई एग्जाम रिजल्ट। मतलब मैं क्या हो गया, इसे बताना है कि इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड प्लीजेंटली इज एन आ। मतलब प्लीजेंटली क्या है यहाँ पे, ये आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक प्रकार का एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब क्रिया विशेषण के तौर पर लिया दिखा हुआ है। आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज, मैं मतलब बहुत खुशी से आश्चर्यचकित हो गया बाय माई एग्जाम रिजल्ट, मतलब मेरे एग्जाम का जो रिजल्ट उसके द्वारा मुझे मतलब एक आश्चर्यचकित जो है खुशी मिली। यही खुशी था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। मतलब यहाँ पे क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है प्लीजेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका। सिलेक्ट द करेक्ट one word substitution for one who walks in one's sleep. One who walks in one's sleep, इसका जो है हो जाएगा एग्नोस्टिक। वो क्या हो जाएगा, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब क्या होता है, ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाले। जो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं कहते वो एग्नोस्टिक कहलाते हैं। और ग्राउस, ग्राउस का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। जो हमेशा क्या करते हैं, शिकायत करते रहते हैं, याद रखना, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वो हो जाएंगे ग्रॉस। और सोमनाम्बुलिस्ट, सोमनाम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला। ये नींद में चलने वाला इसका अर्थ होता है, नींद में चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द वर्ड लैटेंट। लैटेंट मतलब क्या होता है, गुप्त, मतलब छिपा हुआ। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये होने वाला है लैटेंट का हो जाएगा आपका ऑब्वियस, फॉरबिडन और फॉरबिडन, ऑब्वियस और हिडन। तो अप्रोप्रिएट एंटोनिम मतलब इसका जो है बिलोंग बोलना है। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, और लैटेंट मतलब भी होता है गुप्त या छिपा हुआ। फॉरबिडन मतलब छिपा हुआ या पीछे। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियस। ऑब्वियस जो है, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट।
OBVS मतलब हो जाएगा स्पष्ट, ये मतलब स्पष्ट, ठीक है। और फॉरबिडन एक तरह से मना किया हो, मना करना या छुपा लेना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट एंड। तो इसका जो हमें बताना है एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, ये हो जाएगा टू बी वरीड। क्या हो जाएगा, टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब इसका अर्थ हो जाएगा टू बी सो वरीड, तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो, बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डोंट डू नो द व्हाट डू नेक्स्ट, मतलब अगले आगे क्या होने वाला है यह सोचकर तुम बहुत ज्यादा चिंतित हो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6, which word means nearly the same as abolish। abolish का जो nearly मतलब क्या होगा, तो abolish का जो सब्जेक्ट सेम सब हो जाएगा अप्रूव। अप्रूव मतलब स्वीकृत देना। नेक्स्ट है आपका, नाइदर मोहन नॉर हिज वर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी। क्या हो जाएगा, तो नाइदर मोहन, ना तो मोहन, नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो ही होगा, नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा। ये ना तो मोहन और ना ही उसके फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आई बेग्ड हिम नॉट टू गो ही डिसाइड टू गो। मतलब आई बेग्ड, इसका जो हो जाएगा आपको, इसका जो राइट आंसर होने वाला है आल दो, यद्यपि। आल दो मतलब होता है यद्यपि। ऑल्दो आई बेग्ड हिम नॉट टू गो ही डिसाइड टू गो, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब निर्देश दिया है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये बताना है आपको। अब गद्यांश करना होगा आपको, एग्जाम में गद्यांश भी एक पूछा जाएगा। मार्क्स एंगल्स साहित्य का निश्चित प्रयोजन मानते हैं, लेकिन साहित्य में उसे सीधे सीधे व्यक्त करने के समर्थन नहीं है। मित्रा काउत्स्की को दिए पत्र में एंगल्स ने लिखा है, मैं यो प्रयोजन मुखी काव्य का कदापि विरोधी नहीं हूं, परंतु मैं सोचता हूं कि प्रयोजन को स्वयं परिस्थिति या कार्यकलाप में आने को व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किए बिना, और लेखक अपने द्वारा वर्णित सामाजिक टकरावों का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयार शुदा रूप से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। एंगल्स ने अन्यत्र लिखा है, लेखक के विचार छिपे हुए जितने छिपे रहेंगे कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के दृष्टिकोण के बावजूद उभर सकता है। मार्गरेट हार्कनेस को 1888 में लिखे पत्र में उन्होंने यथार्थवाद के बारे में लिखा है, मेरी राय में यथार्थवाद का अर्थ तफसील की सच्चाई का, आम परिस्थितियों में आम चरित्रों पर सच्चाई भरा पुनर्सृजन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स एंगल्स कलात्मक सौंदर्य की उपेक्षा नहीं करते, वे विचारात्मक आग्रह की मांग करते हैं, लेकिन रचना की कीमत पर नहीं। यही नहीं, वो यथार्थ चित्रण को विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको, यथार्थ चित्रण को। यहाँ से आपका गद्यांश कंप्लीट हुआ। अब इसके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉरी, आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, एंगल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है। तो एंगल्स के अनुसार जो श्रेष्ठ कृति है उसमें आपको जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है विचार छिपे रहें, मतलब आपके विचार छिपे रहें, यही इसका मतलब, जिसमें आपको विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो और आपके विचार जो है छिपे ना रहें, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, ये सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा 3rd ऑप्शन होगा। हमने बोला सही पर वो ठीक दूसरे में लग गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तफसील। तफसील का अर्थ है शोषण, ब्यौरा, प्रदर्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो तफसील है, तफसील का अर्थ होता है ब्यौरा, अभी मिला आपने देखा। नेक्स्ट है काल मार्क्स एंगल्स। मार्क्स एंगल्स किसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, अभी बताया लास्ट में, यथार्थ चित्रण को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर,
रामू थोड़ी सी मिठाई लाओ खाओ, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। अब आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, यहाँ से आपके हिंदी स्टार्ट हो गई है और हिंदी के क्वेश्चन अब अभी आपके लगभग 21 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है थोड़ी सी। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, कंठ अल्प प्राण। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ड का उदाहरण कौन सा है? हमें बताना है कंठ अल्प प्राण। ये जो है कंठ अल्प प्राण का जो है अंगा या अंगा बोलते हैं इसे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ अल्प प्राण के अंतर्गत जो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं? का, गा, अंगा, ये इसका जो अल्प प्राण में आते हैं। और का वर्ग ही क्या होता है? का वर्ग आपका क्या कहलाता है? कंठ। का वर्ग कंठ श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आपका 14, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। अब संयुक्त वाक्य, तेज वर्षा होने से मैं आज ऑफिस नहीं गया, तो इसमें जो है आपका संयुक्त वाक्य है ही नहीं। मैं आज ऑफिस नहीं गया क्योंकि तेज वर्षा हो रही थी, ये तो मिश्र वाक्य हो गया। तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया, एकदम क्या हो जाएगा आपका? ये एकदम सही हो जाएगा। यहां से इसलिए लगा करके जोड़ दिया ना दूसरा वाक्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द युग्म का सही युग्म शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, ये बताना है। परिणाम और परिमाण। परिणाम मतलब होता है नतीजा, जो मतलब परिणाम आया, और परिमाण, परिमाण मतलब होता है मात्रा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है 16 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? अंधकार का क्या हो जाएगा? धनंजय, कानन, ध्वांत, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है अंधकार का ध्वांत हो जाएगा, अंधकार का पर्यायवाची ध्वांत। धनंजय का होता है, धनंजय का अर्जुन, पार्थ, ये अर्जुन के पर्यायवाची, धनंजय, अर्जुन, पार्थ और सव्यसाची। कानन की बात करेंगे, कानन का है वन, ये वन की पर्यायवाची में आता है वन, जंगल, वन जंगल, अरण्य, विपिन, ये सभी क्या हो जाएंगे? कानन के पर्यायवाची। 17 नंबर है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। अव्यय बताना है यहाँ पे। छत पर पक्षी बैठे हैं, छत पर पक्षी बैठे हैं, संबंध बोधक, गुणवाचक क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो छत पर पक्षी बैठे हैं, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करेगा। तो इधर उधर की हाँकना, मतलब इधर उधर की हाँकना का मतलब क्या हो जाएगा? बेकार की बातें करना। और क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेकार की बातें करना। जैसे लोग कहते हैं ना, रमेश कोई कार्य नहीं करता, बस इधर उधर की हाँकता रहता है, ये इसका राइट आंसर है। शांति, शांति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शांति, प्रशांति, युद्ध, भलाई, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो शांति, शांति का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो युद्ध हो जाएगा। हम क्या करते हैं जब युद्ध होता है तो शांति करने की अपेक्षा करते हैं कि दोनों तरफ से शांति स्थापित हो जाए। अंडर डेवलप्ड, मतलब अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? तो अंडर डेवलप्ड का जो है अति विकसित, अल्प विकसित या विवादग्रस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जो अंडर डेवलप्ड होता है और अल्प विकसित, मतलब अभी कम विकसित हुआ है और विकसित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो जिस समास में पूर्व पद जो है विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसमें आपको कर्मधारय समास देखने को मिल जाता है। कर्मधारय समास, पहला पद पूर्व पद, पूर्व पद यहाँ पे क्या है? विशेषण है, विशेषण, और अंतिम पद या उत्तर पद, उत्तर पद क्या है आपका? विशेष। नेक्स्ट है आपका
उद्धव का लेन न माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? किसी से और कोई वास्ता न रखना, धोखा देना, अन्याय ना करना, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा किसी से कोई वास्ता ना रखना, कि ना किसी को लेना ना किसी को देना, यही इसका राइट आंसर है। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां आपका होता है अनुप्रास अलंकार। जहां एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति हो, वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पे क्या है, एक कौन सा अनुप्रास होगा? तो 6 का अनुप्रास होगा, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका पूर्णतया समर्थन किया है, ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। नेक्स्ट आपका मात्र आज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? मात्रा प्लस आज्ञा और मात्र प्लस आज्ञा, मात्र प्लस आज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यही इसका जो है मात्र, ये माँ ताकि नीचे रखा, तो मात्र प्लस आज्ञा, मात्र आज्ञा, यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अन्याय सहकर बैठे रहना है, यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। अब मैं कौन सा छंद है ये बताना है। ये जो है हो जाएगा आपका हरिगीति का छंद, इसमें है आपका हरिगीति का छंद। अन्याय सहकर बैठे रहना, इसमें हरिगीति का छंद है। नेक्स्ट है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? अज, अज मतलब हो जाए दशरथ के पिता का नाम, बकरा, कमल और उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आज की बात करेंगे, ये है कमल। कमल का जो संबंध है वो अब्ज से है, अज से नहीं है। कमल को हम क्या कहते हैं? अब्ज, अब्ज ना कि अज। अज से कोई संबंध नहीं होता कमल को। नेक्स्ट है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, इसमें जो उचित विराम चिन्ह लगाएंगे वो है आपका अल्प विराम, मतलब थोड़ी देर रुका तो अल्प विराम यहाँ पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कहाँ पे लगेगा? तो वो यहाँ पे लगेगा, आनंद घर आया, अल्प विराम, थोड़ी देर रुका, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। 99 के फेर में पड़ना मतलब धन कमाने में लगा रहना, मूर्खता कार्य करना, परिवार झंझटों में फंसे रहना, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होता है 99 के फेर में पड़ना, ये होता है धन कमाने में लगा रहना। साथ 99 हो जाए तो उसे 100 पूरा करना, जैसे होता है ना, लोग के पास 99 रुपए होते हैं, सोचता है 1 रुपये मिल जाए तो क्या कर ले, अपना 100 पूरा कर ले। जब 100 हो जाते हैं इसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर 99 तक पहुंचने के लिए जोर लगाता है। जब 99 हो जाएंगे फिर दूसरा 100 बनाने की कोशिश करेगा। ऐसे धन कमाने में लगा रहना, यही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर, जे ऊपर पीर न जानई, सो काफिर बेपीर, में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे कई बार पीर और बेपीर आया, पीर पीर का 3 बार आया, और यहाँ पे भी बेपीर चौथा शब्द है, बेपीर। यहाँ पे बार बार पीर शब्द का जो है आवृत्ति हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने सुना होगा जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उनके अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। 41 नंबर, भारत में। अब यहाँ से 30 क्वेश्चन तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 30 के बाद 41, यहाँ पे 10 क्वेश्चन पे क्या है, आपका मैथ दिया हुआ है। 10 क्वेश्चन पे आपको मैथ है, मैथ के अलग से करवा देंगे। मैथ यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और अब आपके एसएसटी के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं अभी एसएसटी पे। भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया डैश
पर लागू नहीं होती है? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भारत में पद से हटाने के लिए, जो भारत है, भारत में पद से हटाने के लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है किस पर लागू नहीं होती है? ये जो आपकी, ये जो है आपकी लागू नहीं होती, वो ये प्रक्रिया किस पर लागू नहीं होती ये बताना है। ये जो है प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होती, प्रधानमंत्री पर महाभियोग से नहीं हटाया जाता, भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो है हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। महाभियोग का जो शब्द का जो अर्थ है, उस स्थिति में किसी व्यक्ति को उन सभी शक्ति एवं जिम्मेदारियों का प्रयोग करने से हटाने का निर्णय लेना में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अर्थात पद मुक्त करने की प्रक्रिया। पद मुक्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग। ये भी आपको याद रखना है। भारत में महाभियोग का जो प्रयोग है वो सिर्फ दो संदर्भों में ही किया जाता है, एक भारत के राष्ट्रपति और दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर, निम्नलिखित में से क्या मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इसमें बताना है क्या मानव उत्सर्जन का प्रणाली का जो है हिस्सा नहीं है? संग्रहण नलिका, बोमन का कैप्सूल, ब्रोंकियाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो है मानव उत्सर्जन प्रणाली का जो हिस्सा नहीं है वो है आपका ब्रोंकियाल। ब्रोंकियाल जो है मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ब्रोंकियाल की बात करेंगे तो ब्रोंकियाल फेफड़ों में एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं। जो ब्रोंकियाल है ये फेफड़ों में एक प्रकार की नलिकाएं होती हैं, और ये जहां ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जो ब्रोंकियाल होते हैं ये नलिकाएं होती हैं यहाँ पे CO2 और O2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो जो है समोच्च जुताई, कृषि वन, आश्रय पट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आश्रय पट्टी जो है जो होती है वो रेगिस्तान में वृक्षारोपण के सबसे बेस्ट जो है वृक्षारोपण होता है, जिसके द्वारा जो मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। और आश्रय पट्टी में जो वृक्षों का रोपण होता है वो एक कतार में, जैसे कि एक कतार में आपके वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि मृदा के कटाव को रोका जा सके, ऐसे लाइन से लगाए जाते हैं। 44, निम्नलिखित में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? अल्फा तो अल्फा के रूप में जो है इसे हम सैटिवा को अल्फा के रूप में संयोजित करते हैं। और जो अल्फा एक क्या है? गहरी जड़ है और पौधे की शाखा के तने एक लकड़ी के आधार से जुड़े होती है जो सीधे या जमीन के साथ बढ़ता है, सैटिवा। नेक्स्ट 45, सर विलियम जोन्स ने बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? वो किया था इन्होंने, जो है सर विलियम जोन्स ने किया था आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे होगा क्योंकि उन्होंने किया था 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में वस्तु एवं सेवा कर प्रस्तुत किया गया है? तो 101। आप कहते नहीं है कि 101 जो है चढ़ावा देते हैं, तो वही 101 GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है। यह क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, यह भी आपको याद रखना है। अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स पर लगने वाला कर है GST। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था भारत में। सबसे पहले किस देश में? तो वो सबसे पहले फ्रांस में। भारत की आजादी से पहले लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने रहने वाले 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ करके। सुभाष चंद्र बोस, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है आपका
ये थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे ये 1940 ईस्वी में कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1946 तक, 40 से लेकर 1946 तक ये इस पद पर बने रहे। और ये भारत सरकार में पहले शिक्षा मंत्री भी बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद की बात करेंगे, अबुल कलाम आजाद ये जो है भारत अपने फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने, एजुकेशन मिनिस्टर अर्थात फर्स्ट शिक्षा मंत्री बने थे आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कूड़ेदान का रंग कोड क्या है जिसमें अजैव निम्नीकरण कचरा रखा जाता है, ये बताना है। तो उस कूड़ेदान रंग का जो है कोड है वो है आपका नीला, नीला जिसमें हम जैव निम्नीकरण कचरा रखा जाता है। नीले कूड़ेदान प्लास्टिक के रैपरों एवं गैर बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है इसके निपटाने के लिए होता है नीला। और हरे रंग के जो कूड़ेदान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हरे। जो हरा रंग का जो कूड़ेदान होता है उसमें गीले कूड़ेदान या गीले कचरे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, बीज का कौन सा भाग अंकुरण पर जड़ बनाता है? तो बीज का जो होता है डंडी का भ्रूण, मूलिका, बीजपत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो मूलिका, बीज का कौन सा भाग? तो बीज का मूलिका, मूलिका जो होता है वो मूलिका का भाग जो है अंकुरण पर जड़ बनाता है। ये इसका राइट आंसर है। 50, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की कौन सी सहायक नदी है नहीं है ये बताना। इंद्रावती, यमुना और सोन। तो यमुना और जो है यहाँ पे और सोन ये तो दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। इंद्रावती गंगा की सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती की बात करेंगे तो ये इंद्रावती नदी मध्य भारत में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती। ठीक है। और इंद्रावती का जो उद्गम है पूर्वी घाट, इसका जो उद्गम क्षेत्र है ये पूर्वी घाट से होता है। पूर्वी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, जो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में थुआमुल रामपुर पठार में 915 मीटर की ऊंचाई पर होता है। जो आपको याद रखना है पूर्वी घाट है, वहां से उड़ीसा राज्य से ये निकलती है इंद्रावती नदी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, गांधी जी ने किस अधिवेशन के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया? तो गांधी जी ने यहाँ पे किस अधिवेशन के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो ये था आपका रॉलेट सत्याग्रह या था रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में जो है अराजक क्रांति अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसी पर गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? वन्य जीव संरक्षण के लिए पहला भारत का जो है बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोचीन, उपयुक्त में से एक से इनमें से कोई नहीं। ये जो है आपका हैदराबाद में हुआ था। ये आपका पहला आनुवंशिक बैंक हैदराबाद में खोला गया था। और इसकी बात करें तो ये नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक का उद्घाटन था और ये हैदराबाद में हुआ था। इसकी बात करेंगे तो यह भारत का प्रथम आनुवंशिक संसाधन बैंक है, जहां आनुवंशिक पदार्थ को भावी पीढ़ी के लिए संग्रहित किया जाता है, जो लुप्त प्राय एवं संरक्षित जानवरों के संरक्षण के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन हैदराबाद से मिलता नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रजाति श्रेणी सही है, मुझे बताना है। काला हिरण जो है ये दुर्लभ प्रजाति में है, ये बताना कौन सा जोड़ा सही है। तो यहाँ पे दुर्लभ प्रजाति में कौन सा है? काला हिरण, ये भी एकदम क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका निकोबार कबूतर की बात करेंगे तो ये है आपका संकटग्रस्त, ये भी सही है। ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, ये भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है आपका 54,
निम्नलिखित में से कौन वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है, ये बताना है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त में से एक सही है, उनमें से कोई नहीं। जो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है वो है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, जो ये फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जाता है तो कैसे होगी, तो वास्तविक वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये नटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना करने वाले थे वो थे आपके महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो है 1894 में जो है महात्मा गांधी ने नटाल दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों के खिलाफ जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ जो है 1894 नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपको, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक हैं यूरेनियम और प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और लिथियम, यूरेनियम और लिथियम, उपरोक्त में से एक सही है, इनमें से कोई नहीं। परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है वो है आपके यूरेनियम और प्लूटोनियम। नेक्स्ट है, रासायनिक पदार्थों से बने नायलॉन एवं पॉलिस्टर जैसे रेशों को कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों से जो बने होते हैं नायलॉन एवं पॉलिस्टर, इन जैसे रेशों को हम क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर। रासायनिक पदार्थ में जो नायलॉन और पॉलिस्टर, ये क्या कहलाते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर कहलाता है। नेक्स्ट आपका 58, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर ये कहते हैं हम ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प विश्व का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विश्व जो बनते हैं उनका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, उपयुक्त में से एक सही, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विश्व का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, यही इसका उदाहरण है। जो ध्रुव है अपनी अपनी तरफ है, तो पृथ्वी ही आपकी झुकी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और विश्व की बात करेंगे तो ये कब होते हैं, तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, तो पूरी पृथ्वी समान दिनों और रातों का अनुभव करती है, इसे विषुव कहते हैं। मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को समान दिन और रात होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम विषुव कहते हैं। नेक्स्ट आपको 60, अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो अल्ट्रासाउंड जो तरंगे हैं इसके बारे में बताना है, वे उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, नहीं, वे उद्योगों और चिकित्साओं तरंगों में उपयोग किए जाते हैं अल्ट्रासाउंड। तो इसमें बताना है कौन सा गलत कथन है, तो वे उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, ये तो सही है। इसमें बताना है गलत कौन सा है, ये बताना है, ये तो सही है। वे उद्योगों चिकित्सा तरंगों में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। अल्ट्रासाउंड को दोषपूर्ण स्थानों से वापस प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है, किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? वो है आपका आर्टिकल 51। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक नृशंस हत्या है? ये बताना है आपको 62 नंबर। ये कहने वाले कौन थे? एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। एडविन जो सैमुअल मॉन्टेग्यू थे, इन्होंने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक नृशंस हत्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस मूल रूप से डैश की रहने वाली हैं? तो जो अमेरिका की राष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वो मूल रूप से आपके तिरुवरूर
तिरुवरूर की रहने वाली हैं। और तिरुवरूर की बात करेंगे तो ये जो है तमिलनाडु के जो थुलसेंद्रपुरम गांव से हैं। तिरुवरूर तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है इसका जो एक गांव है थुलसेंद्रपुरम, थुलसेंद्रपुरम, यहां से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट भारत में नहीं है, ये बताना है। कौन सा जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट भारत में नहीं है? सुंदरलैंड, इंडोवर्मा, वेलेंसिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा वेलेंसिया। पश्चिम में बोर्नियो और पूर्व में पापुआ न्यू गिनी के बीच स्थित वेलेंसिया क्षेत्र विश्व की जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। और भारत में कितने हैं? भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से बताते हैं यहाँ पे? भारत में 4 हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में पहला है आपको हिमालय, पहला है हिमालय, दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, तीसरा है आपका जो है इंडोवर्मा, और फोर्थ है आपका सुंदरलैंड। ये 4 आपके जो है क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, अक्षांश रेखा जो राजस्थान के अलवर से गुजरती है निम्नलिखित में से किस एक राज्य से भी गुजरती है, ये बताना है। तो कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, आपको याद रखना है। और ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपकी जो है जो यहां से गुजरती है वो कौन सी हो जाएगी? अच्छा, यहाँ पे आपको ये बताना था, कर्क रेखा की बात नहीं की गई, यहाँ पे अक्षांश रेखा की बात की गई है। जो अक्षांश रेखा जो राजस्थान के अलवर से गुजरती है वो किस एक राज्य से भी होकर गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तराखंड से भी नहीं, हरियाणा से भी नहीं, ये जो है सिक्किम से होकर गुजरती है। सिक्किम राज्य से होकर गुजरती है, क्योंकि जो जो राजस्थान है वो 27 डिग्री अक्षांश, 27 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है, और ये जो है सिक्किम से मिलकर होकर के गुजरती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी अवधि तक होती है? जो तो भारत के राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की अधिकतम वैधता है वो 6 माह और 6 सप्ताह, 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक होती है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर अपनी सेवा दे चुकी हैं, ये बताना है। इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, विजय लक्ष्मी पंडित, और उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो विजय लक्ष्मी पंडित है। विजय लक्ष्मी पंडित जो है महाराष्ट्र की 6वीं राज्यपाल और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। ये आपको याद रखना है। ये कौन से नंबर की थी? जो है विजय लक्ष्मी पंडित, यहाँ पे याद रखना है आपको, विजय लक्ष्मी पंडित। ये यूएनएससी की जो है 8वीं महिला, 8वीं जो है क्या थी? अध्यक्ष थी, 8वीं अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, आंवला निम्नलिखित में से किस विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी। आंवला कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। और जो है विटामिन सी को और क्या कहते हैं? तो विटामिन सी को हम जो है एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और ये कैसा विटामिन है? तो विटामिन सी आपका जल में घुलनशील भी विटामिन है। कैसा है?
जल में घुलनशील पूछ लेता है ना, जल में घुलनशील। कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी, दो ऐसी विटामिन है जो जल में घुलनशील होती हैं। और जल में ना घुलने वाली अघुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो है जल में अघुलनशील होती हैं, अघुलनशील। और ये कैसी है? ये घुलनशील है, आपको ये भी याद रखना है। पूछ लेता है आपको एग्जाम में कि घुलनशील और अघुलनशील विटामिन बताइए। 69 है, निम्न ज्वार की स्थिति तब बनती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक चक्र पर होते हैं। निम्न ज्वार जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समान त्रिभुज का निर्माण करते हैं, पृथ्वी से एक इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं तब निम्न ज्वार आता है। ये इसका राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष जो है आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जब की थी वो है 1875 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल, यहाँ पे ये भी याद रखना है, 7 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। और उन्होंने एक नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वेदों की ओर लौटो। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो पुस्तक है वो जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लिखा गया था। एक इनकी और पुस्तकें हैं जैसे सत्यार्थ प्रकाश और वेद व्यास भूमिका, वेद व्यास भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के प्रश्न यहीं तक 70 नंबर तक ही है इसमें, क्योंकि आपके 70 क्वेश्चन ही जो है कॉमन है, मतलब सभी में पूछे जाएंगे, चाहे वो मैथ ग्रुप और साइंस ग्रुप दोनों, मैथ साइंस वाले जो हैं या तो फिर सोशल एसएसटी वाले होंगे, सभी में जो है 70 क्वेश्चन ये वाले पूछे जाएंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके टाइम पे। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन अच्छा हो।